के कहा कुछ राज ऐसे होते हैं जो सही समय पर और सही इंसान के सामने खुले तो ज़्यादा बेहतर होता है। मिस शर्मा। इशिता आर्या के पास जाके प्यार से मुस्कुरा कर बोली, तुम मुझे मिस शर्मा कहना बंद करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ तो तुम मुझे दी कह सकती हो। उसकी बात पर आर्या ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी दोस्त से तो पूछ लिए मिस शर्मा, क्योंकि उनके हिसाब से मैं किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हूँ। क्या पता मुझसे रिश्ता जोड़ने पर बात अपनी दोस्ती पर आ जाए। इतना कह आर्या कार में बैठ गई। वही करण और मीरा भी कार में बैठ गए। उनके बैठते ही आर्या ने कार आगे बढ़ा दी। इधर अनाया और इशिता बस उसे जाते हुए देखती रह गई। इशिता ने मुड़ के अनाया को देखा जिसकी आंखें नम थी। ये देख इशिता ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये फासला तूने खुद बनाया है अनाया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो देखा वो सच हो। कभी कभी आंखें भी धोखा दे देती है। कम से कम इतना तो दिमाग लगाया होता कि उस वक्त आर्या की उम्र कितनी थी। जब उसी उम्र की मायरा की बात का तुम लोगों ने भरोसा कर लिया था तो आर्या की बातों का भरोसा क्यों नहीं किया था। शायद तुझे बुरा लगे मगर सच तो ये है कि उस वक्त तक तुम सब आर्या से दूर और मायरा के करीब हो गए थे, और उसी करीबी ने तुम्हें मायरा पर अंधा विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा आज ये है कि तेरी खुद की बहन तुझे अजनबी समझती है। एक परिवार के होते हुए भी वो तुम्हें अपना परिवार नहीं मानती। शायद यही सजा है तुम सबकी। कहते हुए इशिता वहां से बिना आगे कुछ कहे चली गई। इधर अनाया उसकी बात सुन बूट बनी ही खड़ी थी। सही तो कहा था इशिता ने कि उस एक साल में मायरा ने लगभग सबको आर्या से दूर कर दिया था और खुद के करीब। इसीलिए तो उसकी बात पर सबने झट से विश्वास कर लिया था, और आर्या की लाख सच्चाई बताने पर भी उसका विश्वास नहीं किया। क्या सच में वो लोग आर्या की माफ़ी लायक थे? नहीं, अनाया के मन से आवाज आए। अनाया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो झट से अपनी कार में बैठी और दरवाज़ा बंद कर अपना सर स्टीयरिंग पर रख रोने लगी। उसे अब समझ आने लगा था कि आखिर जब वो उसे कठोर शब्द कहती और ये कहती कि वो उसकी बहन नहीं है बल्कि सिर्फ मायरा की बहन है, तब आर्या पर क्या बीतती थी। उसे बस इतने दिनों में ही ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्या तो 17 सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वही उसकी कार से थोड़ी दूरी पर ही समय खड़ा था और अनाया को देख रहा था। कार के शीशे ब्लैक नहीं थे, इसलिए वो देख पा रहा था कि अनाया कितनी रो रही है। ना जाने क्यों मगर अनाया के आंसू उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। उसने एक गहरी सांस और अपने कदम कार की ओर बढ़ा दिए। वो कार के पास गया और ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट की तरफ जाके उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया कि तभी दरवाज़ा खुल गया। अनाया ने कार लॉक नहीं की थी। दरवाज़ा खुलते ही समय कार के अंदर बैठ गया। वही अनाया को जब इस चीज़ का एहसास हुआ तो उसने अपना सर उठा के साइड में देखा तो समय को देख उसने अपना चेहरा फेर लिया। ये देख समय के दिल में एक टीस उठी। उसने अपना हाथ बढ़ा के अनाया के फेस पर रखा और अपनी तरफ किया। तभी अनाया उसके हाथ को झटक हल्के गुस्से से बोली, मिस्टर राजवंश, आप गलत कार में आ गए हैं। ये आपकी कार नहीं है और ना मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। जाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास। अगर उसने आपको मेरे पास देख लिया था तो फिर से मुझसे सवाल करेगी। इस बार उसके जवाब आर्या ने दे दिए, मगर जरूरी नहीं हर बार मेरी बहन मेरे साथ हो। कहते हुए अनाया का गला रुंध गया। उसे फिर से आर्या की बातें याद आने लगी थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया और सिसक पड़ी। समय ने झटक से उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खिंचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अनाया ने कुछ देर तो उसकी बाह से छूटने की कोशिश की मगर समय ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कुछ वक्त बाद अनाया ने भी उसकी बाहों में अपने आप को ढीला छोड़ दिया और उसके सीने पर सर रख रो पड़ी। समय उसके सर को सहला रहा था और एक हाथों बालों में तो दूसरा हाथ समय का अनाया की पीठ पर था। कुछ देर जी भर के रोने के बाद अनाया समय से दूर हुई। उसके आंसुओं से उसके गाल बिल्कुल गीले हो चुके थे, जिससे कुछ बाल उसके चिपक गए। ये देख समय ने धीरे से अपना हाथ उठा उसके गाल पर चिपके बालों को अपनी उंगली से कान के पीछे किया। उसके ऐसे छूने से अनाया उसकी ओर देखने लगी। समय भी अनाया की आंखों में देखने लगा। अनाया को आज समय की आंखों में अपने लिए अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। वही समय भी अनाया की आंखों के किसी कोने में अपने लिए मोहब्बत आज भी देख पा रहे था, जिसे देख उसका दिल उसके काबू में नहीं था। धीरे धीरे उसकी नज़रें अनाया के चेहरे पर फिसलने लगी। वो बड़े गौर से अनाया के चेहरे को देख रहा था।
हल्की भूरी आंखें जिनके पलके काफी घनी थी, छोटा सा तीखा नाक, गौरे गाल जिन पे इस वक्त हल्का गुलाबीपन छाया हुआ था, वही उसके गुलाबी होंठ जो उसकी क्रिबीर से हल्के हल्के कांप रहे थे। ये देख समय बेकाबू हुआ और उसके होंठों ने आज गुस्ताखी कर ही दी। इधर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने उसके ऊपर ब्राउन कलर का ओवरकोट डाले एक लड़की खड़ी थी। गौरा रंग, तीखे नैन नक्श। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आके खड़ी हुई। उसने अपना सामान ड्राइवर को अंदर रखने को कहा, फिर कार में बैठ ड्राइवर से बोली, रघुवंशी ग्रुप ऑफ कंपनी चलो। ड्राइवर ने सर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रिधम बेबी, बस कुछ पल और उसके बाद मैं तुम्हारे सामने होंगी और साथ में तुम्हारा सरप्राइज भी। कहते हुए उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। आर्या सड़कों पर कार दौड़ाए जा रही थी। वही घर और उस रेस्टोरेंट के बीच रास्ते में ही रघुवंशी ग्रुप ऑफ कंपनी थी। आर्या सामने से गुजर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कंपनी पर गई। उसने कंपनी के सामने झटके से अपनी कार रोकी। उसके झटके से रोकने से पीछा बैठा करण सीधा आगे आ गया। वही आगे बैठी मीरा ने तो पहले ही अपना एक पैर डैशबोर्ड पर रखा था, जिससे वो संभल गई। दोनों ने आर्या को देखा, मगर उससे पहले ही आर्या कार से नीचे उतरते हुए बोली, मैं रिधम के साथ घर आ जाऊंगी, तुम जाओ। इतना बोल वो बिना उन दोनों की बात सुने वहां से आगे बढ़ गई। करण और मीरा बस उसे जाते हुए देखते रह गए। आर्या जैसे ही गेट के पास पहुंची तभी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड पोलाइटली उससे बोले, मैम ये ऑफिस टाइम है, आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखा सकती है। आर्या ने कार्ड उन्हें दिखा दिया तो गार्ड्स ने उसका रास्ता छोड़ दिया। आर्या वहां से अंदर आ गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जब आर्या को देखा तो एक पल को उसकी आंखों में उसकी खूबसूरती देख जलन आई, मगर फिर पोलाइटली बोली, यस मैम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आर्या उसे देख सीईओ का कैबिन कहाँ है। लड़की चौंकी, उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्या सीधा ही उससे ये सवाल करेगी। खुद को संभाल उसने स्माइल के साथ कहा, मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। आर्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ किया, फिर उस लड़की के सामने कर दिया। उस लड़की की नज़र जब फ़ोन पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी उसे आर्या की आवाज़ आई, क्या अब भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत है मिस। आर्या की बात सुन लड़की हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना सर झुका के बोली, सॉरी लेडी बॉस, हमें पता नहीं था। सर का कैबिन 51 फ्लोर पर है, आप उस लिफ्ट का उपयोग कर लीजिए। आर्या ने सर हिलाया और आगे बढ़ी, मगर फिर रुक बिना पीछे देखे बोली, ये बात अगर किसी को पता चली तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। इतना बोल वो लिफ्ट में चली गई। वही आर्या की बात सुन उस लड़की के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों में सामने वही फ़ोन की तस्वीर आ गई जो उसे आर्या ने दिखाई थी। तस्वीर आर्या और रिधम के शादी वाले दिन की थी। इधर आर्या लिफ्ट से 51 फ्लोर पर आई और सीधा रिधम के कैबिन की ओर बढ़ गई। तभी उसकी साइड में बने एक कैबिन पर गई। कैबिन में बैठे इंसान को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई, मगर कुछ सोच उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। इधर उस कैबिन में काम कर रही कामना की नज़र भी जब आर्या पर पड़ी तो हैरान हुई। उसने आर्या को रिधम के कैबिन में जाते देख तो वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसे रोकते हुए बोली, मैम आप यहाँ। आर्या ने उसे देखा, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या? जब तुम यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? कामना उसे देख, मैम मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मैं रिधम सर की सेक्रेटरी हूँ और मैं उसकी पत्नी हूँ। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना भाव के कहा। आर्या की बात सुन कामना की मुट्ठियाँ कस गई। उसकी आंखों में एक अनकही नफरत आके गुजर गई जो आर्या की आंखों से ना छुप सकी। खैर आर्या ने उसे इग्नोर किया और कैबिन की ओर जाने लगी। तभी कामना उसे रोकते हुए बोली, मैम सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। मगर आर्या उसकी बात को अनसुना कर अंदर जाते हुए बोली, वो ऑर्डर एम्प्लॉय के लिए है, उसकी वाइफ के लिए नहीं समझी। इतना बोल उसने झटके से रिधम के कैबिन का दरवाज़ा खोला और फिर धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर भी दिया। इधर कामना गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ बाहर खड़ी रह गई। ऐसे दरवाज़ा खोलने से रिधम जो अपने लैपटॉप में काम में खोया हुआ था उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने सख्त भाव से अपना चेहरा उठा के सामने देखा तो उसका सख्त चेहरा एक पल में खिलसा गया।
आर्या को अपनी आंखों के सामने देख रिधम झट से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और जैसे ही आर्या की ओर बढ़ने को हुआ कि तभी वो एकदम से रुक खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोला, रिधम रघुवंशी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर पर ही है, यहाँ नहीं। ये तो तुम्हारी कल्पना है जिसे तुम आए दिन खुली आंखों से देखते हो। फिर अपनी चेयर पर बैठ अपनी आंखें बंद कर सर को सीट से टीका के मुस्कुरा कर बोला, वैसे बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत कल्पना है मेरी। तभी उसे अपनी गोद में किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो आर्या उसकी गोद में बैठी हुई थी। ये देख रिधम की मुस्कान और बड़ी हो गई। वही आर्या एकटक रिधम को देख रही थी। कैसे ये इंसान उसे एक कल्पना समझ रहा था। रिधम आर्या की आंखों में देखते हुए, आज ऐसा पहली बार है जब मैं अपनी कल्पना को महसूस भी कर रहा हूँ। सच में एक सुकून है तुम्हें बस महसूस करने पर भी। उसकी बात सुन आर्या की आंखों में प्यार का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी एक शरारत सूझी। उसने धीरे से रिधम के कान के पास जाके मदहोशी से कहा, सही कहा माय डियर हबी, मैं आपकी कल्पना ही हूँ। कहते हुए उसने उसके कान पर हल्का सा बाइट किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा के काटने लगी। वही रिधम उसके काटने से होश में आया। उसने हैरानी से आर्या को देखा जो उसकी गर्दन पर लव बाइट दे रही थी। रिधम ने कस के उसे थामा और उसके कान में बोला, बीवी मेरे साथ खेल रही हो। उसकी बात सुन आर्या ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाला और उसकी आंखों में देखते हुए खुमारी से बोली, नहीं पतिदेव, मैं तो बस आपसे प्यार कर रही हूँ। उसकी बात सुन रिधम ने झटके से पीछे से उसके बालों को पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। लगभग 25 मिनट तक वो उसे किसी प्यासे के जैसे किस कर रहा था। आर्या भी उसके बालों में हाथ चलते हुए बखूबी उसका साथ दे रही थी। इधर बाहर खड़ी कामना गुस्से से उबल रही थी। उसका मन कर रहा था कि कैबिन के अंदर चली जाए और खिंच के आर्या को बाहर निकाल दे। उसे जानना था कि आखिर आर्या यहाँ क्यों आई है। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गहरी सांस ली और धीरे से कैबिन के दरवाजे के पास जाके उसे धीरे से खोला। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। उसने थोड़ा सा और खोला तो उसे आर्या की पीठ नजर आई। थोड़ा और अंदर झांकने पर उसे सब साफ साफ नजर आने लगा। रिधम और आर्या को ऐसे देख कामना की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने कस के दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। रिधम के हाथ आर्या की पीठ पर घूम रहे थे। वो उसकी पीठ को पुश करते हुए अपने और करीब कर रहा था। उनका इतना इंटेंस रोमांस देख कामना के पैर कांपने लगे थे। इधर आर्या को एहसास था इस चीज का। कुछ देर बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो दोनों अलग हुए। रिधम ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपा लिया। वही आर्या उसके बालों को सहला रही थी। आर्या ने एक तिरछी नज़र दरवाजे की ओर डाली जहां कामना अब भी बेशर्मों के जैसे खड़ी थी। ये देख आर्या के होंठों पर तिरछी मुस्कान आई। उसने धीरे से रिधम के कान में कहा, री कल रात जो अधूरा रहा उसे अभी पूरा कर ले। उसकी बात सुन रिधम ने झटके से अपना चेहरा उसके सामने किया और मुस्कुराकर उसके होंठों की ओर झुकते हुए बोला, ने की ओर पुंछ पुंछ। कहते हुए उसने आर्या के होंठों को अपने कब्जे में ले लिया। वो चेयर से उठा और आर्या के पैरों को अच्छे से अपनी कमर पर लपेट दिए। उसने अपनी बाहों में आर्या को सही से होल्ड किया और कैबिन में बने एक और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये उसका रूम था। दरवाजा खोल वो आर्या को लेके अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसी बीच उसने अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। वही दरवाजे के पास खड़ी कामना रोते हुए दरवाजा बंद कर वहां से अपने कैबिन में चली गई। लगभग 3 घंटे बाद रिधम उस रूम से बाहर आया। आर्या अंदर सो चुकी थी क्योंकि रिधम बाबू ने उसे काफी परेशान किया था। इस वक्त रिधम का चेहरा खिला खिला सा था। रिधम ने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। इधर रिधम फिर से अपना काम करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसके डेस्क पर रखा टेलीफोन बजा। उसने पिक किया तो सामने से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई, सर एक मिस आपका कब से नीचे वेटिंग एरिया में बैठी है। वो लगभग 3 घंटे से आपका वेट कर रही है। मैंने बोला भी कि आप बिजी है मगर ये मानने को तैयार ही नहीं है। रिधम ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है उन्हें मेरे भेज दो, मैं देखता हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट किया। कुछ ही देर में उसके कैबिन का गेट का खुला। बिना परमिशन के ऐसे गेट खोलने पर रिधम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने सर उठा के सामने देखा तो एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की खड़ी थी। ब्राउन कलर का ओवरकोट डाले उसे ही देख रही थी। रिधम उसे देख बिना भाव के, यस मिस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती है। रिधम की बात सुन उस लड़की का खिला चेहरा एक झटके में मुरझा गया।
उसने खुद को संभाल मुस्कुरा कर रिधम के पास बढ़ते हुए कहा, रिधम बेबी ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे भूल गए? उसकी आवाज़ सुन रिधम झटके से अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब तक जो सख्तपन था वो गुस्से और नफरत में बदल चुका था। रिधम गुस्से में दहाड़ा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चली जाओ यहाँ से, रुको मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ। इतना बोल उसने अपना फ़ोन उठाया कि तभी वो लड़की आगे आए और रिधम के हाथ को थाम प्यार से बोली, क्या कर रहे हो बेबी, मैं इतनी दूर से बस तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो के मुझे बाहर कर रहे हो। गलत बात है, तुम्हें तो मुझे गले से लगाना चाहिए, ऊपर से मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेके आई हूँ। जानते हो वो सरप्राइज क्या है? रिधम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे खिसक अपना चेहरा फेरते हुए बोला, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। कहते हुए उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वही वो लड़की रिधम की बात सुन हल्का मुस्कुराए और फिर से रिधम के पास आके उसका हाथ अपने पेट पर रख बोली, तुम्हारा सरप्राइज है हमारी उस रात की निशानी जिसे हमने साथ गुजारी थी, याद है ना तुम्हें? उसकी बात सुन रिधम ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसके होश फाख्ता हो चुके थे। वो भौचक्का सा उस लड़की को देख रहा था। इधर वो लड़की रिधम के गले लग गई और उसकी पीठ पर अपने हाथ कसते हुए बोली, ये हमारे प्यार की निशानी है बेबी जो मेरे पेट में पल रही है। मैं नहीं चाहती थी कि ये जब इस दुनिया में आए तो इसके पापा इसके साथ ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे, फिर बस हम दोनों और हमारा बेबी। कितना अच्छा होगा ना सब। रिधम अवाक सा खड़ा था। उसका सर चकरा रहा था, आखिर ये हो क्या रहा था उसके साथ। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रूम के दरवाजे के पास खड़ी आर्या पर पड़ी। रिधम का मानो खून सूख गया हो। रिधम एकटक दरवाजे पर खड़ी आर्या को देख रहा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रिधम का मानो खून सूख चुका था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि इस वक्त वो लड़की अभी भी उसके गले पड़ी हुई है। इधर उस लड़की ने जब रिधम का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसने अपना सर उठाया और रिधम की ओर देख बोली, क्या हुआ रिधम बेबी? मगर रिधम तो बस आर्या को देख रहा था। रिधम को कहीं और देखता देख वो लड़की उससे अलग हुई और उस दिशा में देखा जहां रिधम देख रहा था। सामने एक लड़की को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। ऊपर से वो कैबिन में खड़ी थी। नींद से उठने की वजह से आर्या हल्की मेसी थी मगर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बार को वो लड़की खुद को आर्या की खूबसूरती को एडमायर करने से रोक नहीं पाए। मगर फिर वो होश में आए और आर्या को देख सख्त लहजे में बोली, कौन हो तुम? और यहाँ कैबिन में कैसे आए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सीईओ का कैबिन है? फिर रिधम की ओर मूड, बेबी कौन है ये लड़की? बिना पूछे ऐसे ही अंदर आ गई। बाहर निकालो इसे अभी यहाँ से। उस लड़की की बात सुन आर्या ने रिधम को देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। उसे तो उस लड़की की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके मन में बस एक बात चल रही थी कि अब उसकी जाना उसे छोड़ के चली जाएगी। कैसा जिएगा वो उसके बिना? सोच के ही रिधम की रूह कांप रही थी। इधर रिधम को ऐसे खामोश देख वो लड़की रिधम के पास गई और उसका हाथ हिलाते हुए बोली, बेबी आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? रिधम उसके हिलाने से होश में आया। उसने जल्दी से उसके हाथ को झटका और तेजी से आर्या की ओर बढ़ा। इधर वो लड़की ये देख खुश हुई कि शायद रिधम अब उस लड़की को यहाँ से बाहर करेगा। मगर उसकी सोच से उलट रिधम आर्या के पास गया और उसे जोर से गले लगाते हुए एक ही बात बड़बड़ाने लगा, मुझे छोड़ के मत जाना, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने, प्लीज़ जाना, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। कहते हुए रिधम के आंसू आर्या के कंधों को भिगो रहे थे। ये महसूस करते ही आर्या ने एक गहरी सांस ली और रिधम की पीठ पर हाथ रख बोली, रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मगर रिधम अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे रिधम की बॉडी शिवर करने लगी थी। ये देख आर्या के माथे पर शिकन आ गई। इधर उस लड़की के होश उड़े हुए थे रिधम को ऐसे किसी और लड़की के गले लगे हुए देख। तभी आगे जो हुआ उसे देख तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इधर आर्या ने जब रिधम को ऐसे शिवर करते देखा तो उसने जल्दी से रिधम को अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों को चूमने लगी। रिधम की पकड़ उसके हाथों पर कस गई थी। आर्या बड़ी ही मोहब्बत से उसके होठों को चूम रही थी जिससे रिधम धीरे धीरे शांत होने लगा और वो भी आर्या का साथ देने लगा। इधर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुट्ठियां कसी और गुस्से से चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन रिधम और आर्या रुके।
दोनों ने एक गहरी सांस ली और उस लड़की की ओर मुड़े। इधर वो लड़की गुस्से से उन दोनों के पास आए और रिधम का हाथ पकड़ उसे साइड में कर आर्या के सामने खड़ी होते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को किस करने की। इतना बोल उसने अपना हाथ उठाया कि तभी पीछे से रिधम के उसका हाथ पकड़ लिया। इधर आर्या अपने हाथ बांध उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से उस लड़की ने मूड के रिधम की ओर देखा तो रिधम की आंखों को देख उसने अपने कदम पीछे ले लिए। रिधम की लाल आंखें और ऊपर से उसकी आंखों से झलकता वो बेहिसाब गुस्सा किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। रिधम ने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मिस सोनिया बंसल, वरना वो हाल करूंगा कि अगली बार पैदा होने के नाम से ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सोनिया उसके ठंडे शब्दों को सुन कांप गई थी। उसे काफी डर लग रहा था रिधम से, मगर फिर खुद को संभाल रिधम को देख आर्या को घूरती हुई बोली, क्यों आखिर लगती क्या है तुम्हारी ये। तभी रिधम ने उसके हाथ को झटका और आर्या के पास जाके उसे कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, बीवी है मेरी मिसेज आर्या रिधम रघुवंशी। इन शब्दों को सुन मानो सोनिया का खून सूख गया। एक बार को उसका सर घूम गया। उसने खून को संभाला और एक नज़र आर्या को देख रिधम से बोली, रिधम ये क्या बोल रहे हो बीवी, तुम शादी कैसे कर सकते हो रिधम, वो भी किसी और से। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो रिधम, क्या तुम भूल गए वो रात जो तुमने मेरे साथ गुजरी थी। और मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि तुम पापा बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ रिधम, मेरे बच्चे के पिता तुम हो और तुमने किसी और से शादी कर ली क्यों। कहते हुए वो चीख पड़ी और जोर जोर से रोते हुए वही फर्श पर बैठ गई। उसकी बात सुन रिधम के माथे पर शिकन आने लगी। उसने अब तक शांत खड़ी आर्या को देखा जो गौर से नीचे बैठी सोनिया को देख रही थी। रिधम ने उसका हाथ पकड़ा तो आर्या ने उसकी ओर देखा। उसके देखते ही रिधम ने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया। रिधम की आंखों में डर देख आर्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसी और धीरे से अपनी पलकें झपका दी। उसने अपनी शांत आवाज में कहा, सोनिया क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी बात का। उसकी बात सुन सोनिया ने रोते हुए अपना सर उठाया और फिर कांपते हाथों से अपने हैंडबैग से कुछ पेपर निकाले और आर्या के सामने कर दिया। आर्या ने पेपर लिए और उन्हें देखा। ये डीएनए रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। वहीं पीछे खड़े रिधम ने भी रिपोर्ट देखी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उससे ज्यादा उसे अपने प्यार पर भरोसा था जो वो अपनी जाना से करता था। अरे आज तक उसने किसी लड़की का चेहरा तक ढंग से ना देखा हो, वो किसी लड़की के साथ अपनी हदें पार कैसे कर सकता है। बस रिधम के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, ना जाने कैसे, मगर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वो आरार था मगर अपनी जिंदगी में पहली बार यहीं पर बुरी तरह उलझ रहा था। रिधम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इधर आर्या ने रिपोर्ट देख एक गहरी सांस ली और नीचे बैठी सोनिया को देख बोली, ऐसे नीचे बैठने से तुम्हारे बच्चे को तकलीफ हो सकती है, खड़ी हो। सोनिया उसकी बात सुन धीरे से खड़ी हो गई। उसने आर्या के चेहरे को देखा जो बिना भाव के था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब जानने के बाद भी आर्या इतनी शांत कैसे है। क्या उसे इस वक्त में चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं चाहिए था। इधर रिधम भी आर्या की बात सुन हैरान था। उसने मन में कहा, क्या जाना को भी इसकी बात पर यकीन हो गया है। फिर अपना सर झटक, नहीं मेरी जाना को अपनी री पर पूरा भरोसा है। उसने आर्या को देखा। इधर आर्या सोनिया को देख उसके पास आके बोली, घर चलो वहीं जाके बात करेंगे। इतना बोल आर्या कैबिन से बाहर निकल गई। वही रिधम को मानो झटका लगा आर्या की बात सुन। सोनिया भी हैरान थी। पार्किंग एरिया में आर्या के पास ही रिधम खड़ा था और वही साइड में सोनिया खड़ी थी। वो एकटक आर्या को देख रही थी। आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी ड्राइवर कार ले आया। आर्या ने ड्राइवर को बाहर आने को कहा तो उसने बाहर आके कार की चाबी आर्या को पकड़ा दी। आर्या ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। रिधम ने जैसे ही साथ वाली सीट का दरवाजा खोला, सोनिया ने जब ये देखा तो झट से आर्या के साइड में बैठ गई। वो बिल्कुल भी रिधम को आर्या के करीब नहीं देख पा रही थी। सोनिया की इस हरकत पर रिधम का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, अपनी बीवी के बगल में बैठने हक सिर्फ मेरा है, तो चुपचाप नीचे उतरो और दूसरी कार में आओ। मगर सोनिया रिधम को देख प्यार से बोली, रिधम मुझे आर्या से कुछ बातें करनी है तो प्लीज तुम पीछे बैठ जाओ। रिधम तुम पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी हो मिस बंसल, बेहतर होगा कि अब अपना मुंह बंद करो।
बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हारे झूठ को, इसलिए चुपचाप कार से बाहर निकलो। तभी आर्या की आवाज आई, पीछे बैठ जाओ मिस बंसल को बैठने दो आगे। आर्या की बात सुन रिधम ने हैरानी से उसे देखा। आर्या सामने की ओर देख रही थी। ये देख रिधम ने एक गहरी सांस ली और कार के दरवाजे को जोर से बंद किया। सोनिया की चीख निकल गई थी। वो डर से आर्या की ओर खिसक गई। आर्या ने गुस्से से, मिस बंसल जरा दूरी बना के बैठे, आपके इस थर्ड क्लास परफ्यूम को मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही। आर्या की बात सुन सोनिया का चेहरा का लाल हो गया। उसे काफ़ी इंसल्टिंग लग रहा था ये, मगर फिर वो दूर हो गई। इधर आर्या की नज़र रिधम पर गई जो कार के बाहर अपने दोनों हाथ बंधे मुंह फेर के खड़ा था। इस वक्त वो एक रूठा हुआ बच्चा लग रहा था। ये देख आर्या ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, री कार में बैठ रहे हो या नहीं? मगर रिधम ने उसे देखा तक नहीं। इधर आर्या की बात सुन सोनिया ने भी बाहर देखा तो रिधम का ऐसा बिहेव उसके लिए हैरानी भरा था। उसने तो रिधम को जितना जाना उसमें उसके लिए वो काफ़ी रुड था। वैसे भी रिधम से मुलाकात उसकी ज़्यादा हुई कहा थी। आज दूसरी बार ही तो मिल रही थी वो रिधम से, पहली बार तो वो उससे इंग्लैंड में मिली थी। इधर आर्या ने जब रिधम को ऐसे देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और सोनिया से बोली, मिस बंसल आप दूसरी कार में आ जाए। सोनिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी आर्या ने उसकी ओर देखा। आर्या की आंखों को देख सोनिया की बात उसके गले में ही रह गई। ना जाने क्यों उसे आर्या की आंखें देखते ही बड़ा डर लग रहा था। वो बिना कुछ बोले कार से बाहर आ गई, मगर थी तो ढीठ लड़की। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गई। इधर रिधम का उसका कार में बैठना ही गंवारा नहीं था, मगर फिर गहरी सांस लेके वो कार के पास आया। उसने आगे की सीट का दरवाज़ा खोला और बैठने से पहले उसने उस सीट के कवर को निकाला और बाहर फेंक दिया और फिर बैठ गया। रिधम की इस हरकत पर जहां आर्या ने अपना सर हिला दिया, मगर वही सोनिया ने हैरानी से उसे देखा, मगर उसकी आंखें नम भी हो गई थी। रिधम के बैठते ही आर्या ने कार आगे बढ़ा दी। रिधम आर्या की तरफ मुँह करके बैठ गया और उसे देखने लगा। आर्या का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्या के दिमाग में चल क्या रहा है। उसने धीरे से आर्या के हाथ पर हाथ रखा जो गे पर था। आर्या ने उसकी ओर देखा, फिर सामने देखने लगी। रिधम गहरी सांस लेके, जाना मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पास सबूत नहीं है मेरी बेगुनाही का, मगर मैं जानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज़ भरोसा करो मुझ पर, इस बारे में हम घर चल के बात करेंगे, री आर्या ने सपाट लहजे में कहा। रिधम, क्या घर पर तुम सबको बताओगी? दादी तो मुझे मार ही डालेंगी। दादी छोड़ो, अगर तुम्हारे दादू को पता चला तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। वो भी छोड़ो, तुम्हारे पापा और मेरे पापा के साथ साथ वो पॉलिक वाले मामा अपने डंडे से मेरा सर फोड़ देंगे। कहते हुए रिधम तो वो सब कल्पना भी करने लगा। आर्या ने जब उसकी बात सुनी तो एक बार को उसे हंसी आ गई, मगर अपने चेहरे पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। तभी पीछे बैठी सोनिया जल्दी से बोली, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, मैंने झूठ नहीं बोला है। तुमने तो सबूत भी देखा है आर्या। उसकी बात खत्म होते ही कार में आर्या की ठंडी आवाज़ गूंजी। सच और झूठ क्या है उसका पता मैं खुद कर लूँगी मिस बंसल, अगर तुम्हारी बात में ज़रा भी सच्चाई हुई तो मैं वादा करती हूँ मैं खुद रिधम की ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। मगर तुम्हारी बात और तुम्हारा सबूत अगर झूठ निकला तो। इतना बोलते ही उसने कार रोकी और पीछे मुड़ अपनी ठंडी निगाहों से सोनिया को देखते हुए बोली, तो याद रखना मिस बंसल, तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे आज तक मेरे दुश्मनों ने भी नहीं देखा है। आर्या की निगाहें और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि सोनिया के डर के मारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। रिधम की रियल आइडेंटिटी वो जानती थी कि वो ही आरआर है, मगर कहते हैं ना, जब तक झूठ का पलड़ा भारी हो तो भगवान को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। वही हाल रिधम का था। सबूत न होने से उसकी सच्चाई दबी हुई थी और झूठे सबूतों की वजह से वो गुनहगार था। इसलिए सोनिया को आरआर से कोई डर नहीं था। वो जानती है कि रिधम चाहे तो उसे एक झटके में ख़त्म कर सकता है, मगर पूरी सच्चाई तो रिधम खुद नहीं जानता है। वो खुद के गुनाह के भंवर में फंसा हुआ है और उसी का फ़ायदा सोनिया उठा रही थी। मगर आर्या का ऑरा उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। उसे ये डर लगने लगा था कि अगर उसने जो षड्यंत्र रचा है उसकी भनक आर्या को लग गई तो ना जाने वो उसके साथ क्या करेगी। तभी अपने सामने एक हाथ को देख उसे होश आया।
उसने सामने देखा तो आर्या उसे रुमाल देते हुए बोली, अपना पसीना पोंछ लीजिए मिस बंसल। सोनिया ने झेपते हुए उसके हाथ से रुमाल ले लिया। इधर रिधम पहले तो आर्या की बात सुन बौखला गया था, मगर आर्या की आगे की बात सुन उसके दिल में एक तसल्ली हुई। तभी आर्या की आवाज़ आई, घर आ गया है, नीचे उतरो। सोनिया ने खिड़की के बाहर झांका तो तीनों घरों को देख उसका मुंह खुल गया। इधर आर्या कार से बाहर आ गई और रिधम भी। सोनिया भी जल्दी से उन दोनों के पीछे आ गई। आर्या और रिधम रघुवंशी मेंशन की ओर बढ़ गए। वही सोनिया भी उनके पीछे हो चली। आर्या ने एक बॉडीगार्ड से कह के सोनिया का सामान बाहर निकलवा उसे रघुवंशी मेंशन में ले आने को बोल दिया। तीनों जैसे ही घर में आए रिधम की सीटी पिटी गुल हो गई। उसने आर्या को देखा जो खुद सामने देख रही थी। सामने तीनों फैमिली साथ बैठे थे। दादाजी को आज छुट्टी मिल गई थी और इस वक्त को रघुवंशी मेंशन में ही थे। आर्या और रिधम को देख उनके फेस पर स्माइल आ गई। तभी दादी माँ की नज़र रिधम के थोड़ा साइड में खड़ी सोनिया पर गई। दादी माँ, गुड़िया ये कौन है? उन्होंने सोनिया की तरफ इशारा कर कहा। दादी माँ का सवाल सुन बाकी सब भी सोनिया को देखने लगे। इधर रिधम और सोनिया की नज़र आर्या पर चली गई। रिधम घबरा रहा था तो इधर सोनिया को मन ही मन खुशी हो रही थी कि शायद अब आर्या घर वालों को सच्चाई बता के खुद ही उसका काम आसान कर देगी। आर्या गहरी सांस लेके, दादी माँ वो ये लड़की रिकी। आर्या गहरी सांस लेके बोली, दादी माँ ये रिधम की दोस्त है, इंग्लैंड में रहती है, कुछ दिनों के लिए इंडिया आई है, यहाँ ज़्यादा किसी को जानती नहीं इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। दादी माँ ने उसका बात सुन मुस्कुराकर सर हिल दिया। वही वृंदा दादी ने एक नज़र सोनिया को देखा और बोली, कितने दिन यहाँ रहेगी ये? उनकी आवाज़ हल्की सख्त थी। ना जाने क्यों मगर सोनिया को देख उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूछ ही लिया। वही आर्या ने जब उनकी बात सुनी तो उसने एक नज़र सोनिया को देखते हुए कहा, बस कुछ दिन दादी माँ, उसके बाद ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे तो आर्या सबको देख बोली, मतलब फिर क्या पता इनका इंडिया में आना हो या ना हो, वैसे भी ये इंग्लैंड में ही रहती है, वही इनका बिजनेस है, तो फिर इंडिया में वापस थोड़े ने आएगी। उसकी बात पर सबने सर हिल दिया। इधर आर्या की बात सुन रिधम ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि कहीं आर्या सबको बता ना दे। आर्या ने तो उस पे भरोसा कर लिया था मगर जानता था कि ये तीनों फैमिली शायद ही उस पर भरोसा करे, उन्हें तो रिधम ही गलत लगता। इधर सोनिया बौखलाई हुई खड़ी थी। बाहर से भले ही शांत हो मगर अंदर से उसे आर्या पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि आर्या घर वालों को सब बता देगी तो उसके लिए सब आसान होगा, मगर यहाँ तो सब उसकी सोच से उलट हो गया था। वृंदा दादी ने एक सर्वेंट को बुलाया और सोनिया की ओर इशारा कर बोली, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। तभी सोनिया एकदम से बोली, गेस्ट रूम क्यों? उसकी बात पर सब उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। इस बारी नानी माँ बोली, बेटा गेस्ट को गेस्ट रूम में ही रखा जाता है, वैसे अगर तुम रोड पर ही रहना चाहती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हुए वो सोनिया को एक तंज भरी स्माइल दे रहे थे। उनकी बात सुन सोनिया का मुंह बंद हो गया। इधर आर्या को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। सोनिया एक नज़र सबको देख पैर पटक सर्वेंट के पीछे चली गई। उसके जाते ही रिधम दादाजी के पास आके बोला, कैसे है आप दादू? दादाजी उसे घूर बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था, इसलिए कुछ भी करने से पहले ये बात याद रख लेना। मुझे नहीं पता तुम्हारी ये नई दोस्त कहाँ से आई है, अगर इसकी वजह से मेरी बच्ची को ज़रा भी हट हुआ तो उसी वक्त तुम्हें तलाक के पेपर्स तैयार मिलेंगे, चाहे उनमें आर्या की मर्जी हो या ना हो। रिधम हैरान था और आर्या भी। बाकी सब भी हैरानी से दादाजी को देख रहे थे। रिधम ने आर्या को देखा तो आर्या ने अपना सर हिला दिया। रिधम गहरी सांस लेके दादाजी के पास घुटनों के बल बैठा और उनके हाथ को अपने हाथ में लेके बोला, जिस दिन मेरी वजह से आर्या हट हुई ना दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ उस दिन मैं खुद आर्या की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। बचपन में उसकी जिंदगी बचाने में मैं उसे कितना हट कर चुका हूँ शायद इसका हिसाब भी नहीं है मेरे पास, मगर अब मैं उसे हट नहीं कर सकता। प्लीज़ भरोसा रखिए मुझ पे। दादाजी ने रिधम को देख आर्या को देखा तो आर्या ने अपनी पलकें झपका दी। ये देख दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे भरोसा है रिधम कि तुम आर्या को हट नहीं करोगे, मगर तुम्हारे लिए लोग मेरी बच्ची को हट कर सकते हैं, उसका क्या? कहते हुए उन्होंने मायरा को देखा जो वही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। दादाजी की नज़रों को अपनी ओर देख उसने अपनी नज़रें घुमा ली।
रिधम हल्की मुस्कान के साथ, दादू आपकी पोती इतनी भी कमज़ोर नहीं कि दूसरों के हट करने पर को हट हो जाए। ये बात आप खुद भी जानते हैं। उसकी बात पर दादाजी ने मुंह बना लिया और बोले, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरी पोती बहुत स्ट्रांग है, मगर फिर भी तुम उसके पति हो, तुम्हारे भी कुछ फर्ज है या नहीं। उनकी बात पर रिधम ने बस अपना सर हिला दिया। वो जानता था कि दादाजी से बहस में को कभी जीत नहीं पाएगा। कुछ देर बाद राठौड़ मैंशन में सब राठौड़ आ चुके थे। दादाजी और दादी माँ अपने रूम में थे। आर्या ने एक नर्स भी अपॉइंट की हुई थी उनके लिए। अद्विक जी के रूम में श्रद्धा जी एक बुक पढ़ रही थी। आजकल उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो कभी कभी बुक पढ़ लिया करती थी। तभी रूम में अद्विक जी आए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन उन्होंने सर उठा के देखा। अद्विक जी को देख उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जिस दिन मायरा के झूठे आरोप पर भरोसा करके उन्होंने आर्या को गलत कहा था, उसी दिन से अद्विक जी स्टडी रूम में ही रहते हैं। बस कुछ काम के लिए ही वो रूम में आते थे, वो भी तब जब श्रद्धा जी रूम में न हो। अब तो ऐसा हाल था कि श्रद्धा जी उन्हें देखने के लिए तरस जाया करती है। अर्नव भी बहुत ही कम उनसे बात करता था। खुद की जन्म दी हुई बेटी को तो वो कब का खो चुकी थी, मगर शायद अब उन्होंने अपने पति और अपने बेटे को भी खो दिया था। आज अद्विक जी को रूम में देख वो खुश थी कि तभी अद्विक जी बिना भाव के बोले, मैंने तुमसे उस दिन डाइवोर्स पेपर दिए थे, क्या तुमने साइन किए? अद्विक जी की बात सुन श्रद्धा जी हक्की बक्की रह गई। उन्हें लगा नहीं था कि अद्विक जी उस डाइवोर्स को लेके इतने सीरियस है। उन्हें तो लगा था कि शायद गुस्से में आके उन्होंने वो सब कह दिया था और अब तक उस बात को भूल भी चुके होंगे, मगर अद्विक जी के मुंह से फिर से वही बात सुन उन्हें झटका लगा था। इधर आर्या राठौड़ मैंशन में अपने रूम में थी। उसे एक फाइल चाहिए थी जो यही रह गई थी। आर्या वो फाइल लेके जैसे ही जाने के लिए दरवाज़ा खोला कि तभी सामने सारी टोली खड़ी थी। सक्षम उसे साइड कर अंदर आ गया, वही उसके पीछे बाकी सब, यहाँ तक कि अर्नव, अयान, रूही और अनाया भी थे। आर्या सबको सवालिया नज़रों से देखने लगी। तभी सक्षम उसके सामने आके बोला, कौन है वो? आर्या कौन? तभी अक्षत सक्षम को साइड कर खुद उसके सामने आके बोला, अरे वही मेकअप से पुती मिस विक्टोरिया। आर्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जैसे ही उसे अक्षत की बात समझ आई उसने अपनी आंखें घुमा के कहा, बताया तो था कि रिधम की दोस्त है। तभी रूही उसे घूरते हुए बोली, आयु वो रिधम की दोस्त कम और तुम्हारी दुश्मन ज़्यादा लग रही थी, अब सच सच बताओ आखिर बात क्या है? ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।